लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की कि जो बालो कल्याण चंद्र रहे हैं, क्या क्या उनके टाइम ड्यूरेशन में घटनाएं घटी। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि अब आने वाले जो 3 बड़े रूलर हैं, वैसे रूलर तो 5 हैं बट 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। ये 3 रूलर, या फिर हम पढ़ेंगे 5 के बारे में ही कंप्लीट। इन सब की एक ख़ास बात कि जो अब उधर मुग़ल जो टाइम ड्यूरेशन है वो जो अपनी पीक पर चलेगा, उसका ग्राफ जो पीक पर चलेगा, तो उनके रिलेशंस यहाँ पर किस तरीके से बनते हैं, तो उनके रिलेशंस से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। प्लस अगर वो मुग़लों का पीक ईरा था तो यहाँ पर भी हम चंद्र डायनेस्टी का एक पीक ईरा देखते हैं, तो दोनों का एक सर्वोच्च काल यहाँ पर पैरेलल चलता है। तो ये इस वजह से भी एक काफ़ी बड़ा फेस देखने को मिलता है। इस फेस के अंदर हम 5 रूलर के बारे में जानकारी लेंगे। हम यहाँ रुद्रचंद्र को देखेंगे, हम लक्ष्मी चंद्र को देखेंगे, त्रिमल चंद को देखेंगे, हम बाज बहादुर देखेंगे और उद्यत चंद्र को देखेंगे। 5 बड़े जो राजा है। देन फिर उसके बाद जो पोस्ट वाला टाइम ड्यूरेशन आता है। पोस्ट कहने का मतलब जब उधर मुगलों का भी एक डिक्लाइन फेज चलेगा और इधर इनका भी एक डिक्लाइन फेज चलना शुरू हो जाएगा, तो वो कहानी कहीं ना कहीं कोरिलेशन में चलेगी। क्योंकि इनके जो संबंध रहेंगे मुगलों के साथ, जो हम रुद्रचंद्र के बारे में बात आज करेंगे, इनके संबंध मुगलों के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो इनको यहाँ कोई चैलेंज देने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि रिलेशन नॉर्थ इंडिया में अच्छे हो गए हैं, तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। बट नॉर्थ इंडिया में जब वो मुगल एम्पायर धीरे धीरे जिसकी पावर डिक्लाइनेशन चलेगी, तो यहाँ पर भी उसका असर सीधा सीधा देखने को मिलेगा। चलो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक हेडिंग डाल लेते हैं जो रुद्र चंद है, रुद्र चंद से रिलेटेड। जब इतिहास में हम रुद्र चंद को पढ़ते हैं तो इनके टाइम ड्यूरेशन को हमारे यहाँ पर 1568 से और 1597 का एक टाइम ड्यूरेशन ग्राफ बताया गया है। इनको पढ़ने के लिए हमको कुछ 4 हिस्सों में इनके पार्ट को या फिर इनके कार्यकाल को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक तो सबसे पहला हम इनकी जो पर्सनैलिटी रही है, जो इनका व्यक्तित्व रहा है, जो इनका व्यक्तित्व रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब इनका जो कैरेक्टर या फिर इनकी जो पर्सनैलिटी रही है। मैं यहाँ इसको गलत कर गया हूँ, व्यक्तित्व, कैरेक्टर या फिर इनकी जो पर्सनैलिटी रही है, हम उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड वन, हम दूसरा पार्ट डिवाइड करेंगे इनका मुगलों के साथ संबंध, रिलेशन बिटवीन मुगल्स, मुगलों के साथ जो इनके संबंध रहे हैं। सेकंड फेज में हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे। फिर एक थर्ड फेज में हम रुद्रचंद्र से रिलेटेड देखेंगे जो इनके अन्य अभियान रहे हैं, जो इनके अन्य अभियान रहे हैं। अभियान कहने का मतलब जो इन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए अदर जो इनकी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के जो मूवमेंट्स इनके रहे हैं, हम उनको देखेंगे। एंड देन लास्ट में एक छोटा सा फेस हम लोग डिवाइड करेंगे इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शंस बेस इनके टाइम ड्यूरेशन में काम हम लोग देखते हैं। ये 4 फेस हम पढ़ेंगे, तो ये 4 फेस एक कंप्लीट आपको सिनेरियो दे देंगे, किसका? रुद्रचंद्र का। एक एक के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जब हम
इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं मिस्टर रुद्रचंद्र की, तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो इनके फादर थे बालो कल्याण चंद्र, उनको अडॉप्ट किया गया था और उनकी जो शादी हुई थी वो डोडी के जो राजा लोग रहे हैं वहाँ पर उनकी शादी हुई थी। उनकी वाइफ जो थी वो डोडी, कहने का मतलब हम नेपाल से समझते हैं, नेपाल के राजघराना से संबंधित थी और उनको दहेज में वो सोर भी मिला था, वो हम पहले बात भी कर चुके हैं। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बात सीधी सीधी हमको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगी। कैसे? जो इनकी माता रही है, जो इनकी माता रही है, किसकी? जो रुद्रचंद्र की जो मदर रही है वो एक आध्यात्मिकता से संबंधित लेडी रही है, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी से संबंध उनका खासा अच्छा खासा रहा है। अध्यात्म पर उनका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान या फिर रुचि ज़्यादा रही है। पुराने टाइम के जो हमारे यहाँ पर शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हुआ करते थे, उनमें कहीं ना कहीं इनका नाम देखने को मिलता था, जिसकी वजह से इनका जो राज्य था, इनके राज्य में ब्राह्मण और पुरोहितों को, जो पुरोहित मीन्स प्रीस्ट हम बोल सकते हैं, ब्राह्मणों और पुरोहितों को काफ़ी सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। और हम बालो कल्याण चंद्र के बारे में भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने यहाँ की हायरार्की पर काम किया था। तो इनसे रिलेटेड एक बात समझ में आती है कि जो इनका दरबार था, जो इनका राज दरबार था, उस राज दरबार में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उन ब्राह्मणों को एक अच्छी रिस्पेक्ट या फिर सम्मान यहाँ पर दिया जाता था। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन सब चीज़ों का इनकी पर्सनैलिटी पर सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। अब वो असर कैसे? जब ये रुद्रचंद्र बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो छोटे थे तभी इनको राजगद्दी पर बैठा दिया गया था, तभी ये यहाँ पर एक तरीके से सिंहासन की गद्दी पर बैठ गए थे, ये यहाँ पर रूल करने लगे थे। अब छोटे हैं, इतनी समझ नहीं है कि किस तरीके से हर चीज़ को चलाना चाहिए, तो उस समय इनका जो सपोर्ट किया करते थे, इनका सपोर्ट यही ब्राह्मण या फिर जो राज परिवार के पुरोहित हुआ करते थे, यही इनको एक मार्गदर्शन का काम किया करते थे। और पुरोहित और ब्राह्मण, इन लोगों की विशेषता ये है कि इनको शास्त्रों का बड़ा ज्ञान हुआ करता था। तो शास्त्रों का ज्ञान है तो शास्त्रों के प्रति इनकी जो रुचि थी वो काफ़ी बढ़ने लगी। रुचि मीन्स इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब अगर इंटरेस्ट बचपन से किसी चीज़ में बढ़ जाएगा तो जब ये बड़े होंगे तो वो इंटरेस्ट शो भी होगा, वो इंटरेस्ट आपके सामने नज़र भी आना शुरू होगा। तो उसी इंटरेस्ट का एक कहीं ना कहीं ये परिणाम था कि जब ये बड़े हुए और बड़े होकर के इन्होंने अपने यहाँ पर एक आदेश निकाला, अपना जो है प्रजा के लिए एक आदेश निकाला कि भाई हमारे रीजन में जितने भी लोग रह रहे हैं, इनमें जो भी नवयुवक हैं, नवयुवक कहने का मतलब जो यंग एज से रिलेटेड हैं, अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं तो भाई हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। मतलब पहला एक ऐसा आदमी आपको नजर आएगा जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप की बात कर रहा था। और स्कॉलरशिप भाई क्यों देंगे हम आपको? स्कॉलरशिप हम इस वजह से देंगे कि भाई हम पढ़ने के लिए आपको बाहर भेजेंगे, बाहर भेजेंगे। और बाहर कहाँ? स्पेशली बनारस, चूंकि बनारस काफ़ी उस टाइम इम्पॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी, शिक्षा का एक बड़ा केंद्र मानी जाती थी। इस बनारस में जो बड़े बड़े संस्कृत के
संस्कृत जानने वाले जो विद्वान हुआ करते थे वो यहाँ बनारस के अंदर देखने को मिलते थे। तो इन्होंने बोला कि भाई हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, आप बनारस जाओ, संस्कृत का ज्ञान लो, वहाँ वेदों की अच्छे से पढ़ाई करो, शास्त्रों का अच्छा सा आप ज्ञान लो, और जब आप यहाँ पर आओगे, जब आप यहाँ पर लौट कर आओगे तो हम आपको पहले ही एक एश्योरिटी दे देते हैं। एक एश्योरिटी कहने का मतलब हम आपको पहले से ही एक गारंटी दे रहे हैं। अब वो गारंटी क्या होगी भाई? आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, उसके साथ साथ आपको एक गारंटी भी हम दे रहे हैं, भाई हम आपको जॉब देंगे। जॉब कैसी? चलो भाई, अब जब आप लौट करके आएंगे, पहली चीज इन्होंने जॉब की क्या बात बोली कि भाई हम आपको यहां पर शिक्षक बना देंगे। शिक्षक कहने का मतलब हम आपको यहां पर टीचर बना देंगे। और टीचर किस चीज के? जो चीज आप वहां पर सीख करके आए हैं, आप यहां पर संस्कृत भाषा को लोगों को पढ़ाएंगे। मतलब ये पहला ऐसा रूलर नजर आएगा जिसका शिक्षा में काफी अच्छा अनुभव और शिक्षा के प्रचार के लिए इसने पैसा भी बहाया है, विद्या को प्रचारित करने के लिए इसने लोगों को प्रमोट भी किया है, और पहले से ही बोला है हम आपको गारंटी देंगे, आप पढ़ के आओ, यहाँ के लोगों को शिक्षित कीजिए। प्लस एक दूसरी और गारंटी ये बोलते हैं, अगर आप किसी क्षेत्र में स्पेशली आप पंडित, अगर उस क्षेत्र में अगर आप जाना चाह रहे हैं, आप शास्त्रों का अच्छे से और ज़्यादा ज्ञान अगर अर्जित कर चुके हों, तो हम यहाँ पर आपको पंडित पोस्ट पर भी रिकमेंड करेंगे। मतलब आपको जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह हुआ करते हैं वहाँ पर भी हम आपको प्रमोट करेंगे। और इनके टाइम ड्यूरेशन से एक बात बड़ी फेमस है कि इनके टाइम ड्यूरेशन में जो कुमाऊं में पंडित हुआ करते थे, जो कुमाऊं के पंडित हुआ करते थे, वो काफ़ी फेमस हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। अब वो प्रसिद्ध कैसे हो गए भाई? भाई साहब ये शास्त्र युद्ध करवाया करते थे। शास्त्र युद्ध मतलब कश्मीर से पंडित बुलाए, अपने यहाँ के पंडितों को बुलवाया, बैठाया, करो भाई शास्त्रार्थ। इन्होंने बनारस में जाकर के, यहाँ के जो विद्वान बनारस में जो पढ़ के आए, उन्हीं से ही इन्होंने शास्त्रार्थ करवाने स्टार्ट कर दिए। मतलब उस समय एक समय ऐसा आ गया था कि कुमाऊं के जो पंडित थे वो काफ़ी फेमस हो गए थे। किसके टाइम ड्यूरेशन में? रुद्रचंद्र के टाइम ड्यूरेशन में। प्लस यहाँ पर जब ये लोग लौट कर आते थे तो हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को राज्य सम्मान दिया जाता था। और ये बहुत बड़ी बात थी, राज्य सम्मान देना। आप अगर पढ़ लिख लिए हो और आज हमारी जो गवर्नमेंट है आपको एक एश्योरिटी दे कि आप अच्छे से पढ़ लो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, तो हम आपको अपने यहाँ पर राजभवन में बुला करके सम्मानित करेंगे। तो भाई प्रमोशन तो बहुत अच्छा होगा पढ़ाई के लिए। लोग भले ही उनके नंबर कितने ही आए हो, लेकिन एक प्रमोशनल आपको बुलाया जा रहा है, तो उसके लिए भी, प्रसिद्ध होने के लिए लोग भी यहाँ से पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। और सिर्फ संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ नहीं था, ये खुद भी एक बड़े विद्वान माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रुद्रचंद्र हैं, इन रुद्रचंद्र ने खुद भी, यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट बना करके लिख लेते हैं, ये जो रुद्रचंद्र हैं इन्होंने खुद से भी कुछ ग्रंथों को लिखा था। इनके ग्रंथ कई बारी आपके एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। तो 1 2 3 करके इनके ग्रंथ के बारे में बात करें तो जैसे उषा रागोदिया, ये एक नाटक के तरीके से लिखा गया था। सेकंड हम लोग देखते हैं सैनिक शास्त्रम, सैनिक
शास्त्रम, ये आप देखते हैं। थर्ड हम लोग देखते हैं ययाति चरित्रम, ययाति चरित्रम। और लास्ट, ये काफी फेमस रहा है इनका, ये जो इनका ग्रंथ रहा है या फिर जो इनकी रचना रही है, ये काफी फेमस रही है। इसको बोलते हैं त्रिवर्णिक धर्म, सॉरी त्रैवर्णिक धर्म। अब ये नाम है, ये नाम एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो यही मतलब इनका मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने अपने यहाँ की एक सिस्टम को, एक मैकेनिज्म को बनाने का प्रयास किया। सिस्टम कैसा? इन्होंने जो धार्मिक मामले थे उनसे संबंधित कुछ दिशा निर्देश इसके अंदर दिए। इन्होंने समाज या सोसाइटी, जो सामाजिक व्यवस्था है, अपनी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को बनाने के कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर दिए। फॉर एग्जाम्पल, कि एक अगर खास किस्म का कोई पंडित है तो उसका विवाह इन्हीं गोत्र में किया जा सकता है। इन्होंने रसोइये के भी नियम बताए कि आपको क्या क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने पर्टिकुलर किसी भी अगर किसी भी पद या फिर किसी भी पोस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उस पोस्ट के बारे में क्या काम होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उन सब चीज़ों का इन्होंने अपने इसके अंदर वर्णन किया। दैट्स वाई ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी पूछ भी लिया जाता है। और यूके पीएससी अगर स्पेशल आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करता है आपका एग्जामिनर, जो आमतौर पर सबको पता होनी चाहिए। तो ये इनके राज्य की एक विशेषता हो गई, क्योंकि अब इस चीज के ऊपर इनके राज्य के अंदर लोग काम करेंगे। तो एक काफी बड़ा बदलाव है, काफी बड़ा चेंज है। तो एक छोटा पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी जगह पर आपका एग्जामिनर हिट करता है कि इनके टाइम ड्यूरेशन में जो इनका समाज की व्यवस्था थी, जो इनके धर्म या रिलीजियस की सिस्टम था, वो किस चीज़ के ऊपर चलता था, तो उसके एक लिखित निर्देश यहाँ पर लिखे गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इनसे रिलेटेड कुछ ये जो बातें थी, इनके कैरेक्टर, अब इनके कैरेक्टर को ही ये शो कर रहा है। क्योंकि कैरेक्टर कहाँ से शुरू हुआ, क्या चीज प्रमोट पे की, खुद भी ध्यान लगाया, और उस पर फिर इन्होंने अपने राज्य को व्यवस्थित करने के कुछ नियम कायदे कानून आपके सामने पेश कर दिए। तो हमने अभी तक आपके सामने एक पॉइंट डिस्कस किया है। वो पॉइंट क्या है? जो इनका कैरेक्टर था। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट, अरे इतना सारा लिख चुके हैं क्या हम? सेकंड पॉइंट, जो मुगलों के साथ इनके संबंध थे। तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, एक पॉइंट यहां पर हेडलाइन बना देते हैं, और फिर उसके बाद दूसरी जगह देख लेंगे कहीं। एक हेडिंग डाल लेते हैं, मुगलों के साथ संबंध, रिलेशंस बिटवीन मुगल्स, मुगलों के साथ संबंध, रिलेशन बिटवीन मुगल्स। जब मुगलों के साथ हम रिलेशंस की बात करते हैं तो हम इसमें टोटल 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। स्पेशली इन 4 पॉइंट से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हम इसको 1 2 3 करके ऐसे ही लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में हम एक पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, और इन सब के सब पॉइंट्स में हम पर्सनैलिटी मतलब किसी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को आधार बना करके उसके बारे में बात ही करेंगे। तो जो हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे हुसैन खां टुकड़िया। इसको टुकड़िया या फिर टुकैड़िया
जो भी आपके सामने एग्जामिनर प्रोनाउंसिएशन रखे वो दोनों एक तरीके से सही ही होगी। अब ये हुसैन खां टुकड़िया, ये क्या मतलब हुआ भाई? थोड़ी बात समझते हैं। दो वर्ड हैं, एक वर्ड है हुसैन खां और दूसरा वर्ड है टुकड़िया। एक एक के बारे में थोड़ी सी बात समझते हैं। जो हुसैन खां है, हुसैन खां उस टाइम, देखो मैंने जो टाइम ड्यूरेशन आपको बताया है, इस टाइम ड्यूरेशन के पैरेलल अकबर का टाइम ड्यूरेशन चल रहा है। उस तरफ जो दिल्ली की गद्दी थी, उस दिल्ली की गद्दी पर वहाँ अकबर का टाइम ड्यूरेशन, और इस तरफ यहाँ रुद्रचंद्र का समयकाल चल रहा है। तो ये जो हुसैन खां था, स्टार्टिंग में इस हुसैन खां को एक सूबेदार बनाया गया था। ये एक सूबेदारी की पोस्ट पर हुआ करता था। सूबेदारी कैसे? जैसे पहले ये लाहौर में सूबेदार बनाया गया, फिर शाहजहांपुर में सूबेदार बनाया गया। अच्छा, ये जो शाहजहांपुर है, आप लोग जब अपनी बुक पढ़ते हैं तो इसमें शाहजहांपुर का एक स्पेशल से नाम रखा गया है, कांट और गोला। कांट और गोला, ये आप की हमारी जो रीजनल बुक के अंदर नाम मिलते हैं वो ये है, बट ऑफिशियल अगर देखें तो ये है। शाहजहांपुर के अंदर इसको सूबेदार बनाया गया, प्लस दिल्ली में भी इसने कुछ समय तक सूबेदारी की थी। मतलब मुगलों में एक अच्छा पद था, अच्छा खासी पर्सनैलिटी थी ये हुसैन खां। इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मिला। दूसरा एक वर्ड इनके नाम के आगे लगाया जाता है, टुकड़िया। अब ये टुकड़िया वर्ड कहाँ से फेमस हुआ इनके नाम से? टुकड़िया शब्द फेमस हुआ लाहौर से। जब ये लाहौर का सूबेदार था तो एक दिन ये सुबह उठ करके राज्य भ्रमण के लिए जा रहा था और इसने एक आदमी को नमस्ते की, और बाद में पता चला कि वो आदमी मुसलमान नहीं, हिंदू था। तो इसको खुद को आत्मगिलानी महसूस हुई कि मैंने किसी हिंदू को नमस्ते कर दी। तो तब से इसने अपने उस लाहौर रीजन में एक फरमान जारी किया कि अब से जितने भी यहाँ के हिंदू हैं वो अपने कंधे पर, जो ये कंधा है, अपने इस कंधे पर एक कपड़े का टुकड़ा लगा करके चलेंगे, जिससे एक इंडिकेशन रहे कि ये एक हिंदू है। तो वो टुकड़ा जो वर्ड लगाया, तो उस टुकड़े से टुकड़िया वर्ड फेमस हुआ। तो इसको लोग हुसैन खां टुकड़िया के नाम से जानने जाने लगे थे। तो ये टुकड़ा वर्ड से टुकड़िया निकल करके आया। तो आप समझ सकते हैं कि धार्मिक भावनाओं से कितने ये ग्रस्त हुआ करते थे। तो ये एक इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इनके रिलेशंस सेट कर देखते हैं कि यहाँ इनके टाइम ड्यूरेशन में क्या रहा था। पहली चीज मैंने अभी आपको बताया कि जब उस तरफ रुद्रचंद्र गद्दी पर बैठे थे, रुद्रचंद्र गद्दी पर बैठे, तो उस समय उनकी एज कम थी, बट राज्य के अंदर अभी भी राज्य इतना मजबूत था कि बाहर से कोई आदमी आकर के इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हुसैन खां के बारे में कहा जाता था कि इसको भी थोड़ा सा पढ़ने का बड़ा शौक हुआ करता था और ये अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन किया करता था। और ऐसा, वैसे अगर हम बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार बात करें कि इन्होंने फरिश्ता, जो तारीख़ फरिश्ता पुस्तक है, उसमें पढ़ा था कि कुमाऊं में बहुत ज़्यादा धन है, वहाँ के राजा बहुत धनवान हैं। लेकिन इस बात का खंडन इस वजह से किया जाता है क्योंकि इनका जो अटैक हम लोग उत्तराखंड के अंदर देखते हैं वो 1569 में देखते हैं। और उधर फरिश्ते के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने बुक ही लिखनी 98 के आसपास शुरू की थी। तो इस बात का खंडन तो यहाँ से हो जाता है कि उन्होंने फरिश्ता, तारीख़ फरिश्ता बुक नहीं पढ़ी थी। लेकिन इतनी बात तो हमको थोड़ी सी समझ में आती है कि इससे ये तो प्रमाणित होता है कि उसको ज्ञान था इस चीज़ का, चाहे वो ज्ञान किसी ने दिया हो या फिर उसने पढ़ा हो, कि इस कुमाऊं क्षेत्र में, सिर्फ कुमाऊं में नहीं, गढ़वाल क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में, नेपाल क्षेत्र में, सिरमौर क्षेत्र में अच्छा खासा धन है, पैसा है यहाँ पर। तो उसके आधार पर इसने इस रीजन पे
1569 में अटैक किया, आक्रमण कर दिया। और अटैक जो किया वो अटैक किया इस तराई बेल्ट पर, प्लस जो शिवालिक रीजन की पहाड़ियां हैं उस रीजन पर, प्लस आगे की तरफ और ये बढ़ा जो हमारा मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय वाली बेल्ट है वहां तक इसने अटैक किया। और जो जो इसके सामने आता चला गया वहां पर इसके सैनिक लोग लूटते चले गए। इन्होंने मंदिरों को नहीं छोड़ा, मंदिर तोड़ डाले, मंदिरों के अंदर लूट मचाई। क्योंकि ये हमारा रीजन हमने अभी तक एक भी ऐसे साक्ष्य नहीं देखे कि कोई बाहर से आया और उसने मंदिरों पर अटैक करके वहां से खजाने को लूटा। हमारे यहाँ पर अभी तक ये होता था कि राजा महाराजा मंदिरों को बहुत दान दिया करते थे, और दान देने का मतलब सिर्फ गूंठ जमीन नहीं होती थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब गूंठ वर्ड यूज किया जाता है तो गूंठ एक ऐसी जमीन होती थी जो स्पेशली मंदिरों को दान दी जाने वाली जमीन होती थी, और रौत एक ऐसी जमीन होती थी जो मंदिरों को छोड़ करके कोई उपजाऊ जमीन थी जहां से टैक्स की उगाई होती थी, और उस टैक्स की उगाई को ही उस सिपाही को या उस ब्राह्मण को या उस राजपूत को एज ए सैलरी के रूप में दी जाती थी रौत। ये मैं टर्म्स पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं। तो यहाँ पर पहले के जो राजा लोग हुआ करते थे सिर्फ गूंठ जमीन को ही दान नहीं किया करते थे, सोना चांदी को भी दान किया करते थे जो मंदिरों के अंदर ही रहा करता था। तो यहाँ पर ये आए और उसको अच्छे से लूटपाट करके ले गए। ये तो और राजधानी की तरफ बढ़ रहे थे। राजधानी कहाँ? अल्मोड़ा में अब राजधानी पहुंच चुकी थी, वो हम पहले भी बात कर चुके थे इसके बारे में। क्योंकि बीच में ही बारिश आई, और बारिश में आज आप लोग बारिश में ठीक से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लैंडस्लाइड्स के खतरे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बात तो हम कर रहे हैं आज से लगभग 600, 700, 800 साल पुरानी की बात कर रहे हैं। उस समय तो सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो उस बारिश के टाइम में यहाँ इनको बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई, और यहाँ के जो पहाड़ के लोग थे वो तो जानते थे कि बारिश के टाइम में कहाँ हमको जाना चाहिए, तो वो तो पहाड़ों पे चढ़ गए और ये लोग नीचे थे, और ऊपर से उन्होंने पत्थर और तीर कमानों की बारिश की, जिसकी वजह से इसकी जो सेना थी वो वापस लौट गई। और उसके बाद जो तराई रीजन था, इस तराई रीजन वाली बेल्ट पर फिर दोबारा से इन्होंने ही अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन कहानी यहीं तक ही नहीं रुकी। ये जो हुसैन टुकड़िया था, इसने अगेन दूसरी बार फिर से अटैक किया 1575 में। 1575 में एक बार फिर से दूसरा आक्रमण किया, और इस बार का आक्रमण था बड़ा ही खतरनाक आक्रमण था। यहाँ पर फिर दोबारा से ऐसे ही मंदिरों को लूटा गया, परेशान किया गया, यहाँ के लोगों को मार काट बड़ी अच्छी तरीके से मचाई। तो जिसकी खबर अकबर को पता चलती है, क्योंकि अब अकबर भी एक सहिष्णुता वाली, जो टॉलरेंस वाली जो नीति है उसकी तरफ चल पड़े थे। वो सभी धर्मों को एक आईने से देखने लगे थे। अकबर को ये बात पता चलती है, और अकबर इस हुसैन खां टुकड़िया को अपने दरबार में बुलाता है, दिल्ली में बुलाता है, और इनको एक तरीके से पनिशमेंट भी दी जाती है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, और वहीं पर ही इनकी डेथ भी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये दूसरा आक्रमण यहाँ पर किया था तो यहाँ पर इनको एक तीर लग गया था। तो कुछ किताबों में बोला जाता है तीर लग गया था, कुछ किताबों में बोला जाता है बंदूक की गोली लगी थी। बट बंदूक की गोली के इतने प्रमाण हमारे पास नहीं देखने को मिलते, क्योंकि उस टाइम इतने ज़्यादा वेपन्स पर कार्य नहीं किया गया था। बट जो भी कारण रहे हो, वो घायल थे और यहीं पर उनकी डेथ भी हो गई थी। और जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद इस रीजन पे जो कटेहर लोग हुआ करते थे, उन कटेहरों ने यहाँ पर एक तरीके से
अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए इस तरह इन बेल्ट पर कब्जा कर लिया। अब ये कटेहर की बात हम पहले भी कर चुके हैं। सपोज ये हमारा उत्तराखंड है और इस उत्तराखंड की इस वाली बेल्ट पर ये कटेहर लोग हुआ करते थे। उसके बाद हम बात भी कर चुके हैं कि यहाँ बदायूं के राजा लोग हुआ करते थे और इसी बेल्ट को कुछ इतिहासकारक बोलते हैं कि ये रुहेलखंडी राजाओं के अधिकार में हुई करती थी ये पूरी की पूरी बेल्ट। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं आप लोगों से। चलो अब यहां से हुसैन खां टुकड़िया का फेस तो खत्म हुआ, लेकिन एक दूसरा, मैंने अभी बताया ना 4 पर्सनैलिटी पर हम बात करेंगे, तो यहां से एक दूसरी पर्सनैलिटी का जिक्र शुरू हो जाता है। हम बात करते हैं सेकंड जो पर्सनैलिटी थी कटेहर। यहां पर 1 2 3 करके वो पॉइंट जो हमने बनाए थे, हम अब उसके सेकंड पॉइंट पर हैं। हम बात करते हैं जो कटेहर राजपूत थे उनकी बात करते हैं। वैसे कहीं कहीं आपको कटहर शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। हम बात उन रीजन के लोगों के रहने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हुआ ये कि जो कटेहर थे, ये कटेहर लोग 70,000 लोगों की फौज के साथ इसने इस तराई वाली रीजन पर बेल्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। और उधर से अगर हम बात करें जो रुद्रचंद थे, उस रुद्रचंद के पास सेना तो थी लेकिन इतनी नहीं थी। उसके साक्ष्य हमारे पास कम है कि सेना कितनी थी, बट इतना पता है कि सेना कम थी। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी घटना ये घटी थी जो आपके इतिहास के अगर क्वेश्चन बनाए जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो राजा रुद्रचंद्र थे, राजा रुद्रचंद्र ने उधर जो कटेहर राजपूत थे उनको एक चुनौती दी, एक चैलेंज दिया। चैलेंज ये दिया कि भाई हम यहाँ पर इक्फा युद्ध लड़ते हैं। अब ये इक्फा युद्ध क्या होता है? बैटल। इक्फा बैटल क्या होती है? मेंस में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्फा बैटल? आप इक्फा युद्ध से क्या समझते हैं? इक्फा युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो दोनों फौज की ओर से सिर्फ एक जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति दोनों फौज की तरफ से वो ही सिर्फ लड़ाई करेंगे। और लड़ाई में जो भी रिप्रेजेंटेटिव जीत जाएगा, इस लड़ाई में जो भी रिप्रेजेंटेटिव जीत जाएगा, एक जीतेगा एक हारेगा, जो भी जीतेगा तो उसको जिस भी रीजन के लिए वो लड़ाई हो रही है उसको पूरा का पूरा रीजन वो दे दिया जाएगा। तो यहां पर लड़ाई किस चीज के लिए हो रही थी? तराई बेल्ट के लिए हो रही थी, इस तराई क्षेत्र पर। तो राजा रुद्रचंद्र ने बोला कि भाई अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इक्फा युद्ध में मुझको हरा के दिखाओ और मैं खुद अपनी सेना का रिप्रेजेंट करूंगा। सेना को मरने की जरूरत नहीं है, मरना है तो मैं मरूंगा। अगर मैं मर गया तो तराई क्षेत्र तुम्हारा, ये तराई पूरी बेल्ट तुम्हारी, और अगर तुम हार गए तो तराई पर अधिकार तुम छोड़ दोगे। और बात आ गई बिल्कुल अब कांटे की टक्कर पर। यहाँ पर दोनों के बीच में 2 हाथ होते हैं, लड़ाई होती है। ये लड़ाई सिर्फ किसी दूसरे आदमी को चित्त करने वाली नहीं थी, ये लड़ाई मारने वाली लड़ाई थी एक दूसरे को। और यहाँ पर जो रुद्रचंद्र थे, वो रुद्रचंद्र इस लड़ाई को जीत जाते हैं। और एक काफी बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा मैसेज इस पूरी नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में गया कि अकेला जो कुमाऊं का राजा था रुद्रचंद्र, उसने ललकार दी और हराया और पूरी तराई बेल्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया बिना एक भी आदमी का खून बहाए हुए, जो काफी बहुत बड़ी बात थी। और ये जो इक्फा युद्ध की बात थी, अब ये बात कहां? अकबर तक पहुंचती है। और अकबर
इस आदमी से मिलने के लिए अब हो गया है बेचैन कि हमको तो ऐसे ही आदमी चाहिए, क्योंकि अकबर, जब हम नॉर्थ इंडिया के अंदर पढ़ते हैं तो अकबर की राजपूतों को लेकर के एक अलग से नीति रही है। वो युद्ध से या फिर प्यार संबंध से अपने कंट्रोल में हर एक आदमी को ले सकता था। वो मतलब उसकी एक पॉलिसी का वो एक हिस्सा था, जिसका उन्होंने राजपूतों का भी एक अच्छे से यूज़ किया है। तो अकबर को उस समय नागौर का एक काफ़ी बड़ा खतरा था और नागौर को उसको अपने कंट्रोल में लेना था। तो अकबर बड़ा ही प्रसन्नित हुआ कि यार मुझको एक ऐसा आदमी मिला जो टक्कर दे सकता है, अगर ये आदमी मेरी तरफ से लड़ ले तो नागौर मेरा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से जो अकबर था, अकबर मैसेज पहुंचवाता है, लिखित एक राजशाही मैसेज जाता है कि आपको सम्मान पूर्वक राजा के सामने या फिर बादशाह के सामने प्रस्तुत होने के लिए बुलाया जाता है। शब्द का एक अच्छा सा चयन किया गया था, एक राजा को एक राजा बुला रहा है। तो यहाँ से एक दूसरा जो आइडेंटिटी, हमने एक पहली जो पार्ट था इसका हुसैन टुकड़िया के बारे में बात की, दूसरा हमने कटेहर के बारे में बात की। अब इसी कड़ी में एक तीसरी यूनिट हम लोगों को देखनी है, वो हमको देखना है अकबर। तीसरी यूनिट है अकबर। तो होता यह है कि यहाँ पर जो अकबर था, अकबर इनको बुलाता है, सम्मान पूर्वक बुलाता है, और ये अकबर से मिलने के लिए कहाँ, उस टाइम जो अकबर था वो था लाहौर में। लाहौर में इनको बुलाया जाता है और लाहौर में मिलने के लिए ये जो राजा रुद्र चंद्र थे, ये जो राजा रुद्रचंद्र थे, राजा रुद्रचंद्र पहुंचते हैं लाहौर, और यहाँ पर दो कई बारी हिडन जो फैक्चुअल डेटा है वो पूछा जा सकता है, प्री जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बारी। अगर एग्जामिनर गुस्से में हो और वो आपका पेपर बनाने लग जाए, गुस्सा कहने का मतलब वो घर से कुछ चिमटा वगैरह खा के आया है, तो पूछ सकता है ऐसा बिटवीन द लाइन छोटे छोटे से क्वेश्चन कि भाई जब ये रुद्रचंद्र आए थे तो इन्होंने राजा को क्या भेंट या उपहार दिया था, पहली चीज। दूसरी चीज, राजा ये जो रुद्रचंद्र लाहौर में आए थे तो लाहौर में अकबर से मिलाने के लिए इनको किस आदमी ने रिसीव किया था। तो रुद्रचंद्र जब लाहौर आए थे तो अकबर के लिए कुछ भेंट उपहार लेकर के आए, जिसमें तिब्बती याक को लेकर के ये आए। कहीं कहीं लिखा जाता है कि तिब्बती गाय को लेकर के आए, बट तिब्बती याक के हमारे सामने साक्ष्य ज्यादा है। दूसरा बोलते हैं कि ये कुछ घोड़ों को भी लेकर के आए थे, और चौथा जो काफी इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी मृग को भी ये इनके लिए लेकर के आए थे। लेकिन ये जो कस्तूरी मृग था आप आज भी देखते हैं ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है, मतलब ठंडे इलाकों में, और लाहौर में ठंडा तो है नहीं, तो ये जाते जाते ही मर गया था गर्मी की वजह से। ठीक है, तो पहली चीज कि भाई अकबर से रुद्रचंद्र की भेंट में क्या क्या, तो भाई ये लेकर के गए। दूसरी चीज, रुद्रचंद्र को मिलाने के लिए जो टोडरमल है, टोडरमल का जो लड़का है वो इनको मिलाने के लिए लेके गया था, इससे अकबर से। चलो भाई एक बात ये हमारी क्लियर हो गई। अब अकबर से मुलाकात हुई और रुद्रचंद्र की बातों से अकबर बड़े प्रभावित हुए। अब अकबर इनको एक प्रस्ताव देते हैं, किसको, रुद्रचंद्र को एक प्रस्ताव देते हैं, और प्रस्ताव ये होता है कि भाई साहब जो नागौर है उस नागौर में आप हमारी सेना की टुकड़ी का सपोर्ट करो, नागौर आक्रमण पर हमारी सेना की टुकड़ी का आप सपोर्ट करो।
और यहाँ पर इस प्रस्ताव पर रुद्रचंद्र हो जाते हैं एग्री। और नागौर में रुद्रचंद्र जो है कुमाऊनी सेना को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है, अभी तक मुगलों के इतिहास में या फिर कुमाऊं के इतिहास में ऐसा कोई भी राजा नहीं था जिसने मुगलों की सेना के साथ मिलकर के युद्ध लड़ा हो। नागौर अभियान में यहाँ पर जो कुमाऊं सेना थी वो और जो मुगल सेना थी वो, इन दोनों सेनाओं ने मिलकर के यहाँ पर युद्ध लड़ा था, जिसमें अकबर ने इस कुमाऊनी सेना के इस प्रदर्शन से खुश होकर के रुद्रचंद्र को क्या दिया, 84 माल क्षेत्र दे दिया था। अब ये 84 माल शब्द हम पहले ही बोल चुके हैं कि माल कहने का मतलब यहाँ आज की जो तराई भाबर बेल्ट है उस तराई भाबर बेल्ट को बोलते हैं। इतिहास में हम लोग इसको माल शब्द से ट्रांसलेट करते आए हैं। तो 84 माल क्षेत्र दिया, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर लड़ाई चल ही रही थी, और वो अब रुद्रचंद्र के अधिकार में आ गया। पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा होगा कि किसी राजा ने इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला हो, नहीं तो अभी तक लड़ते ही आ रहे थे इस तराई बेल्ट के लिए। इस तराई बेल्ट पर अब यहाँ पर स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई और एक काफ़ी बड़े एम्पायर के साथ रुद्रचंद्र के हो गए अच्छे रिलेशंस। अगर रुद्रचंद्र सपोर्ट कर सकता है इस मुगलिया सेना का, तो मुगलिया सेना भी सपोर्ट करेगी रुद्रचंद्र का। अब रुद्रचंद्र को यहाँ पर दूर दूर के जो राजा महाराजा थे, अब वो जानने लगे कि भाई इस आदमी पर एक बड़े आदमी का या फिर एक बड़े राज्य का हाथ है। ऐसे ही नहीं है, दिक्कत हो सकती है तो कोई डायरेक्ट तो अटैक नहीं करेगा, लेकिन ये डायरेक्ट किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। तो हमको अभी तक रुद्रचंद्र के इतिहास में जितनी भी जानकारी मिली है, हमको एक भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है कि रुद्रचंद्र के टाइम ड्यूरेशन में किसी ने खुद से अटैक किया हो। लेकिन हमको ये जानकारी जरूर मिलती है कि रुद्रचंद्र ने लोगों के रीजन पर अटैक किया है। कोई किसी पे इस पे क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि अब इनकी जो पावर थी वो और ज्यादा बढ़ गई है। क्लियर है? तो हम 3 पॉइंट्स पर चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें एक चौथा पॉइंट और बचता है, फोर्थ पॉइंट बनता है बीरबल से। जो बीरबल का नाम तो सबको पता ही होगा, महेश दास के नाम से ये फेमस थे। बीरबल से मिलकर के ये काफ़ी प्रभावित हुए। बीरबल एक प्रसिद्ध गुणवान व्यक्ति थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, और मैं इनके कैरेक्टर के बारे में पहले आपको बता भी चुका हूँ। ये ऐसे लोगों से ज़्यादा प्रभावित होते थे जिनके पास विद्या हो, ज्ञान हो, ज्ञान के धनी हो। और अकबर से भी कहीं ना कहीं ये इसी वजह से प्रभावित हुए थे, क्योंकि अकबर की सभी धर्मों को देखने का जो उनका नज़रिया था वो उनसे भी एक तरीके से उनका प्रभाव या फिर वो प्रभावित हुए थे। जो बीरबल थे, बीरबल से भी इसी वजह से प्रभावित हुए। और कहा जाता है कि जो रुद्रचंद्र ने ये जो बीरबल थे, इन बीरबल को अपना पुरोहित घोषित कर दिया था। पुरोहित मतलब प्रीस्ट, अपना पुरोहित घोषित कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि रुद्रचंद्र के बाद आगे हम विक्रमचंद्र तक की बातें बढ़ते हैं तो इस बीरबल के जो वंशज आएंगे वो यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर एक कनागत होते हैं, कनागतों में तक आया करते थे। इनके जो वंशज थे कनागतों का खाना खाने के लिए यहाँ पर आया करते थे। मतलब एक काफ़ी लंबी चेन के साथ ये जुड़ चुके थे। तो एक जो फोर्थ पॉइंट है वो यहाँ से एक इक्का दुक्का पॉइंट यहाँ से बनाया जा सकता है। तो मैंने आपको इस
मुगल जो लोग थे, इनके साथ जो रिलेशंस के जो 4 कोर पॉइंट हो सकते हैं, हमने उनके ऊपर चर्चा की है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमने अपने इस टॉपिक को कितने पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हम लोगों ने इनकी पर्सनैलिटी से पर बात की थी। सेकंड पार्ट पर हम लोगों ने इनके रिलेशन के बारे में बात की मुगल डायनेस्टी से। और अब थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे किससे, जो इनके अन्य अभियान थे, जो इनके अन्य अभियान थे। अब अन्य अभियान में हम बेसिकली 2 पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला हम बात करेंगे नेपाल के रिलेशन के साथ, और दूसरा हम बात करेंगे गढ़वाल के साथ। क्योंकि अगर हम सिचुएशन देखें, सपोज ये हम लोग का अपना उत्तराखंड है, और इस उत्तराखंड की इस वाली बेल्ट पर, ये वाली जो बेल्ट थी, इस वाली बेल्ट पर किसका, रुद्रचंद्र का कंट्रोल था, और इस तरफ ये गढ़वाल का कंट्रोल था। गढ़वाल में भी पूरा गढ़वाल नहीं, ये पूरी की पूरी जो बेल्ट थी, यहाँ पर ये जो पूरी बेल्ट थी, ये डोडी के राजाओं के कंट्रोल में हुआ करती थी, ये पूरी की पूरी बेल्ट उस समय। और ये वाला जो रीजन था, ये वाला रीजन सौर सीरा के नाम से फेमस था, और अस्कोट, अस्कोट, ये बात भी हम पहले कर चुके थे डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो अगर चैलेंज आपको मिलेगा तो यहां से तो चैलेंज अब नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर मुगल हैं, यहां से तो आपने फिक्स कर दिया है। अब चैलेंज आपको सिर्फ या तो गढ़वाल की तरफ से या फिर इन डोडी के राजाओं की तरफ से मिल सकता है। अब हम एक एक पर बात करते हैं। नेपाल से हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं पहले। और नेपाल में भी क्या, थोड़ा सा इनके जो फादर साहब थे, इनके फादर साहब से थोड़ी सी बात हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको इनके जो पिताजी रहे थे उनके बारे में बात बता चुका हूँ कि जो इनके पिताजी थे, उनकी शादी डोडी के राजाओं के यहाँ पर हुई। डोडी कहने का मतलब जो नेपाल क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ पर जो रैका राजा हुआ करते थे, सॉरी रैका नहीं, जो मल राजा हुआ करते थे, वहाँ पर उनकी शादी हुई थी। और ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जो डोडी के राजा थे वो 2 नाम से, जो बड़ा परिवार उनका हुआ करता था उनको रैका कहा जाता था, और जो उनके छोटे परिवार के लोग हुआ करते थे, परिवार में जो छोटे हुआ करते थे राजकुमार, उनको मल के नाम से जाना जाता था। तो इनकी जो माता रही थी वो हरिमल की सिस्टर थी, और हरिमल उस टाइम यहाँ पर जो सोर और सीरा था, इस रीजन पर अच्छा सा डोमिनेंस किए हुए थे। तो जो इनके फादर थे, रुद्रचंद्र के जो फादर थे बालो कल्याण चंद्र, उन्होंने दहेज में सीरा को मांगा था। ये बात पहले हम कर चुके हैं। सीरा को मांगा था और सीरा को हरिमल ने देने को मना कर दिया था कि ये तो मेरा शीश है, ये सीरा मेरा शीश है और मैं इसको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको सोर दे दूंगा। तो जो नेपाल का एक बड़ा पार्ट हुआ करता था सोर, वो सोर ऑलरेडी इस कुमाऊं के कंट्रोल में पहले से ही था, जो एक दहेज में मिला था। लेकिन जो इनके पिताजी थे, किसके, रुद्रचंद्र के जो पिताजी थे, उनकी इच्छा थी कि वो इस सीर नाम कर की जो जगह थी, इसको अपने कंट्रोल में करें। ये इच्छा किसकी थी? इनके जो फादर साहब थे, पिता कौन, बालो कल्याण चंद, जो इनके फादर थे। फादर की तो डेथ हो गई थी, लेकिन इनकी जो माता थी, किसकी, रुद्रचंद्र की जो माता थी, वो बार बार रुद्रचंद्र को याद दिलाया करती थी कि भाई साहब, आपके पिताजी की अंतिम इच्छा थी ये, आपको ये अंतिम इच्छा उनकी पूरी करनी होगी।
तो भाई साहब रुद्रचंद्र को भी लगता था कि हाँ जी बात सही है, हम अपने पिताजी की अंतिम इच्छा को पूरा जरूर करेंगे। और जब उसकी जो माता थी वो बोलती थी कि भाई मैं सती इस वजह से नहीं हुई क्योंकि आपके पिताजी की अभी इच्छा अधूरी है, आपके पिताजी की इच्छा जब पूरी हो जाएगी तो मैं उसी दिन सती हो जाऊंगी। तो यहाँ से जो रुद्रचंद्र थे वो रुद्रचंद्र अब इसकी नीति बनाना शुरू करते हैं। और रुद्रचंद्र ने जो सिर लिख दिया मैंने यहाँ पे, सिरा, जो सिरा नाम की जो जगह थी, यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो इसके मामा थे। किसके? रुद्रचंद्र के मामा, जिनका नाम था हरिमल। मतलब माता बोल रही है कि मेरे भाई का जो रीजन है उस पर जाकर के आप अटैक कर दो क्योंकि आपके पिताजी की इच्छा है। ठीक है, तो इन्होंने सेना जुटाई और सेना जुटा करके ये जो सिरा नाम की जो जगह थी, इस सिरा नाम की जगह पर इन्होंने अटैक कर दिया। सिरा पर क्या कर दिया? आक्रमण, अटैक कर दिया। किसने? रुद्रचंद्र ने। और आक्रमण किस पर किया? अपने मामा हरिमल पर। अब हरिमल इनसे तो ज्यादा ही उम्र का था और काफी बड़ा राजा भी रह चुका है। हरिमल ने इनको कर दिया परास्त। हार गए भाई साहब, हार गए। तो वापस आ रहे थे तो ये एक जंगल में बैठ गए। जंगल में बैठे बैठे इन्होंने देखा, अच्छा यार, एक जो मकड़ी है एक मक्खी को पकड़ने के लिए बार बार अपना जाला बुन रही है। वो एक बार फेल हुई, 2 बार फेल हुई, 3 बार फेल हुई, 7वीं बार वो सक्सेसफुल हुई और उसने मक्खी को पकड़ लिया। तो इससे इनको एक ये तो अंदर से एक मोटिवेशन आया कि जब एक जानवर अपने प्रयास नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपने प्रयास कैसे छोड़ सकता हूं। मैं भी दोबारा से प्रयास करूंगा, मैं भी दोबारा से ट्राई करूंगा। तो फिर ये अपने राज्य में लौट आए, अपनी जो राजधानी थी इनकी अल्मोड़ा में लौट आए और अपने जो मंत्री परिषद के लोग थे उनके साथ बैठ कर के डिस्कशन करने लगे कि भाई अब क्या किया जाए। तो वहाँ पर इनके जो पुरोहित गण थे, जो विद्वान लोग हुआ करते थे, उन्होंने इनको राय दी कि आप शक्ति से तो उस राज्य को हरा नहीं पाओगे, हरा पाओगे तो आपको समय बहुत लगेगा, लेकिन हाँ आप भेद से हरा सकते हो। उन्होंने रामायण के श्लोक से उनको प्रभावित किया कि जैसे हम विभीषण के बारे में बात सुनते हैं, अगर शक्ति से राम जी वहां आक्रमण करने के लिए जाते तो शायद उनको वो जो सफलता है वो सफलता ना मिलती या फिर लेट मिलती, लेकिन उन्होंने भेद का सहारा लिया तो उनको प्रयास मिला। तो हमको भी एक ऐसा भेदी वहां पर देखना चाहिए। और इनकी बात ये समझ में आई तो फिर लोगों ने बोला कि भाई भेदी कहाँ से मिले? तो वहीं से एक राय मिली कि एक पुरुष पंत नाम करके या फिर पुरुषोत्तम नाम करके एक व्यक्ति है जो गंगोली में रहते हैं। अब गंगोली कहाँ है? हम पहले भी बात कर चुके हैं। सरयू और रामगंगा के बीच का जो रीजन है, दोआब जो रीजन है, उस उपजाऊ जमीन को गंगोली बोला जाता था और वहां के राजाओं को मणकोटी राजा बोला जाता था। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो बात ये आई कि उस गंगोली के में रहने वाले उस पुरुषोत्तम दास को ही क्यों बुलाया जाए, पुरुषोत्तम, सॉरी दास नहीं, उस पुरुषोत्तम को या फिर उस पुरुष पंथ को क्यों बुलाया जाए। तो पता चला कि वो जो पुरुष पंथ है वो जो डोडी के राजा हैं उनके जो पुरोहित है, उनके पुरोहित जो हैं उनका भांजा है वो, और काफी लंबे समय से वो वहां पर रह के रहा हुआ है और पुरोहित है, इसका मतलब वो राज्य की हर चीज के बारे में जानता है। और वो एक अनुभवी व्यक्ति भी था, एक साहसी व्यक्ति भी था कि भाई आप उसको यहाँ पर बुलाइए, उसको सेनापति बना करके इनके खिलाफ लड़वाइए। तो भाई बात तय होती है और जो रुद्रचंद्र है, रुद्रचंद्र एक लिखित संदेश गंगोली या मणकोटी के यहाँ पर पहुंचाता है, क्योंकि गंगोली उस टाइम चूंकि ये जो गंगोली था, ये गंगोली उस टाइम किसके अंडर में था?
ये ऑलरेडी रुद्रचंद्र की टेरिटरी के अंदर आता था। मैं पहले बता भी चुका हूं आपको कि ये सब हम बातें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ रीजन की ही बात कर रहे हैं, और ये जो गंगोली और मणकोटी की हम बात कर रहे हैं, पिथौरागढ़ का सदर्न पार्ट है, दक्षिणतम हिस्सा है। अब यहाँ पर राजा ने चिट्ठी भेजी और जो पुरुष पंत थे उन्होंने आने से मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा, आवे टावे देने लगे। इससे राजा को पता चला और राजा बड़ा क्रोधित हुआ, और राजा ने एक और फरमान जारी किया कि आपने, एक मिनट, राजा ने एक फरमान जारी किया कि आपने जो राज्य आदेश है उसको मानने से मना किया है, जिसके एवज में आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। देखो, ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, ये कहानी कनेक्टिविटी बनाने के लिए है। ये कहानी आपके एग्जाम में नहीं आती है, बट आपके दिमाग में अगर कहानी है तो आप कनेक्टिविटी आराम से बना सकते हैं। तो हुआ ये कि आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा क्योंकि आपने राज्य आदेश नहीं माना है, प्लस आपको यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। जो पुरुष पंत थे, अब उन पुरुष पंत पर दबाव पड़ा और वो एक ब्राह्मण के वेश में, भिखारी ब्राह्मण के वेश में इनके यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि चतुर आदमी थे वो, सीधे तो नहीं आ सकते हैं। वो पहुँचे और राजा के साथ भेंट की, और राजा को बोला कि मेरे पास धन तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिरा दे सकता हूँ। और यही क्या चाहिए था? रुद्रचंद्र को चाहिए था। और यहाँ से फिर एक कहानी और शुरू हो जाती है रुद्रचंद्र के एक सेनापति की, जिसका नाम था पुरुष पंत। तो अब हम यहाँ से एक कहानी की शुरुआत करते हैं इन अभियानों में, पुरुष पंत के अभियान से। अभी बात, सब चीज, घटनाएं किस चीज के लिए चल रही है? इस सिरा को पाने के लिए। इस सिरा को पाने के दौरान ही यहाँ पर इनका एक नया जो सेनापति था, वो सेनापति को अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम पुरुषोत्तम या फिर पुरुष पंत कहा जाता है। इनको अपॉइंट किया और इनको जिम्मेदारी दी कि जाकर के आप अटैक करो। अब ये भाई साहब जाते हैं सूझबूझ से, कुमाऊनी सेना को लेकर के इन्होंने अटैक किया और हार गए। दूसरी बार अटैक किया, हार गए। तीसरी बार अटैक किया, हार गए। और थक हार करके जब तीसरी बार अटैक किया तो हरिमल की फौज ने पुरुषोत्तम या पुरुषपंत और जो चंद्र राजा थे रुद्रचंद्र, इनके पीछे अपनी सेना दौड़ा दी। तो भाई अपनी जान बचा करके भागे। शाम का टाइम था, अंधेरा था। अब ये दोनों आपस में बिछड़ गए, मतलब ये उधर किसी दूसरे रास्ते से चले गए और पुरुषोत्तम किसी दूसरे रास्ते से चले गए। यहाँ से फिर एक और स्टोरी खड़ी हो जाती है कि पुरुषोत्तम जब एक जंगल में गए तो वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार था, वहाँ पर एक वृद्ध महिला थी। वहाँ पर इन्होंने खाने के लिए मांगा, भूख लग रही थी। उन्होंने इनको खीर दी। खीर में जब ये खा रहे थे, केले के पत्ते पर बैठ करके खा रहे थे, तो वो खीर गिर भी रही थी और ये खा भी रहे थे। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा कि तुम पे तो खाना भी नहीं आता, तुम कौन से क्षेत्र को जीतोगे। फिर इन्होंने पूछा भाई खाना कैसे? कि इसको चारों तरफ से पहले खाओ, पहले चारों तरफ से खाना चाहिए। और वहीं से उनको एक ज्ञान की बात भी मिली। तो फिर उन्होंने पूछा कि फिर मैं कैसे जीतूँ इसको। तो बूढ़ी जो ब्राह्मण जो महिला थी, उन्होंने बोला कि अगर आप इनका दाना पानी बंद कर दो, अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो इनको एक बड़ा आइडिया आया, यार बात तो बिल्कुल पते की कही आंटी ने। चलो जी, अब ये बात पहुंचती है अगले दिन ये अल्मोड़ा पहुंचते हैं और वहां जाकर के फिर दोबारा से कूटनीति बनाते हैं। और कूटनीति में बोला ये जाता है कि भाई साहब ये जो सिरा है, सिरा मतलब एक जगह का नाम है। ये जो सिरा है, इस सिरा में 2 बड़े चौक पॉइंट है। एक चौक पॉइंट है जोहर नाम कर की जो जगह है, एक ये चौक पॉइंट है, और दूसरा है चौक पॉइंट
छनपटा। अब ये चौक पॉइंट क्यों है? क्योंकि जो छनपटा नाम की जगह है, यहीं से ही सुरंग के माध्यम से सिरा में क्या जाता है, पानी की सप्लाई जाती है। और ये जो जोहर है, इस जोहर के माध्यम से इस सिरा में भोजन की सप्लाई जाती है। अगर हम ये दोनों सप्लाई चेन को तोड़ दें तो ये परेशान होकर के बाहर आएंगे। और हुआ भी ऐसा, इन्होंने इन दोनों जगह पर, जोहर पर भी और जो छनपटा नाम कर की जो जगह थी, इस पर भी अपनी सेना को अपॉइंट कर दिया। प्लस उसके नज़दीक में ही अस्कोट नाम की जो रीजन था, उस अस्कोट रीजन पर भी इन्होंने अपनी सेना को अपॉइंट कर दिया। और ये प्रोसेस चलती रही 3-4 महीने तक। अंदर से हरिमल लोग जो हैं वो बड़े परेशान हुए और अंततः इस सिरा को छोड़ करके जो हरिमल था, वो हरिमल यहाँ से अपनी जान बचा करके काली नदी पार करके चला गया। और ये जो सिरा का कभी इन लोगों का ख्वाब था, वो ख्वाब अब फाइनल हो गया और सिरा पर हो गई इनकी विजय। सिरा पर इनकी विजय हुई। और उधर जो रुद्रचंद्र थे, रुद्रचंद्र की जो माँ थी, उनके हस्बैंड मतलब बालो कल्याण चंद्र की जो कटार थी, उस कटार के साथ सती हो गई, क्योंकि उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। कटार के साथ वो सती हो गई। और इधर सिरा पर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। और अगर सिरा पर अधिकार जमाया तो जोहर पर ऑलरेडी इनका अधिकार हो गया, छनपट नाम कर की जगह पर भी इनका ऑलरेडी अधिकार हो गया, और जो अस्कोट था, अस्कोट पर भी इन लोगों का अधिकार हो गया। मतलब एक तीर से कई सारे निशाने एक साथ इन्होंने साध दिए। तो एक काफी बड़ी टेरिटरी इनके कंट्रोल में आ गई। तो तब से जो नेपाली शासक था, उसका यहाँ पर अधिकार खत्म। और कुमाऊं पर एक छत्र अधिकार किसी अगर व्यक्ति ने किया तो वो रुद्रचंद्र के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ये बात आपको समझ आई होगी। तो एक कहानी तो इधर रुद्रचंद्र की आपके सामने चली। दूसरी एक बहुत छोटी सी कहानी है गढ़वाल से। हम वैसे इसको हम लोगों ने यहाँ लिखा था, यस, जो इसके दूसरे अभियान है, यहाँ पर गढ़वाल पर हम बात करते हैं। गढ़वाल की अगर हम बात करें तो ये जो गढ़वाल राज्य था, उस टाइम अपने आप में फ्री था, स्वतंत्र था। और अब इन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था कि कोई इनको चुनौती देने वाला नहीं था। और गढ़वाल बराबर वाला जो राज्य था, अब वो भी फिक्रमंद हो गया था कि भाई साहब कभी भी आकर के अटैक कर सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है। तो हुआ ये कि इधर इस गढ़वाल रीजन पर अटैक करने की योजना बनाई जाने लगी। और उधर से वो जो गढ़वाल के राजा लोग थे, उन गढ़वाल के राजा लोगों को भी ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो पता चलने लगी कि भाई साहब अटैक होने वाला है। अब इधर से जो राजा गढ़वाल के राजा थे, गढ़वाल के राजा का नाम था दुला राय शाह। दुला राय शाह, ये जो गढ़वाल के राजा थे, ये गढ़वाल के जो राजा थे, अब ये भी योजना बनाने लगे कि अगर इधर से आए तो हम क्या करेंगे, इधर से आए तो हम क्या करेंगे। तो इन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए, जो सपोज ये कुमाऊं है और ये गढ़वाल है, तो इनकी सीमा पर एक रीजन था जो था पहले के जो यहाँ के कत्यूरी राजा थे उन लोगों का। मतलब ये एक बफर जोन का काम करता था। कत्यूरियों का ये जो छोटा सा एक रीजन था, वो एक बफर जोन का काम करता था। तो इन्होंने इस बफर जोन में जो कत्यूरी नरेश थे, राजा थे, इनसे सलाह मशवरा करनी शुरू कर दी। कैसी? कि भाई साहब अगर हमने उन पर अटैक कर दिया तो हम आपको वो वाली ज़मीन दे देंगे, हम आपको वो जागीर भी दे देंगे जो कुमाऊं के अंडर में है, कंट्रोल में है। तो मतलब कुल मिलाकर के गढ़वाल के जो राजा लोग थे, इन्होंने इनको अपने फेवर में लेना ठीक से शुरू कर दिया। और इनके जो राजा थे, इनका नाम हुआ करता था
सुकाल देव, सुकाल देव नाम करके इनके ये राजा हुआ करते थे। अब ये एक मांडलिक राजा थे। अब ये मांडलिक क्या होता है ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। मांडलिक एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसके पास जागीर भी होती थी और सामंतगिरी भी हुआ करती थी, मतलब वो टैक्स को देने वाला भी एक व्यक्ति हुआ करता था। सिर्फ उस ज़मीन का परमानेंट मालिक नहीं था, उस ज़मीन को मालिकाना हक तो था, बट वहाँ से कलेक्ट करके टैक्स राजा के पास भी पहुँचाना होता था। और जो राजा था इस कत्यूरी रीजन का, वो राजा हुआ करता था आपके कुमाऊं के, मतलब ये कुमाऊं की एक टेरिटरी ही हुआ करती थी। कुमाऊं की टेरिटरी थी तो दूसरे की टेरिटरी पर आप आराम से उसको लालच दे सकते हैं कि हम अगर आएंगे तो हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, आपको टैक्स भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी टेरिटरी को भी हम लोग बढ़ा देंगे, आपकी रीजन को भी हम लोग बढ़ा देंगे। अब बात तय हुई गढ़वाल पे, तो गढ़वाल के किस जगह पर अटैक किया जाए, तो अब ये कहानी बनी। तो गढ़वाल की एक लोकेशन थी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी और यहाँ से टैक्स बहुत आया करता था, यहाँ से पैसा बहुत आया करता था। तो रुद्रचंद्र ने सोचा कि क्यों ना हम इस रीजन को, इस टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लें, तो हमारे पास पैसा भी ठीक ठाक आएगा। जगह का नाम था बघानगढ़। बघानगढ़ जगह का नाम था बघानगढ़, कि इसके ऊपर हम अटैक करें। और अटैक करने की जिम्मेदारी किस पर, भाई सेनापति जाएंगे। और सेनापति कौन है, वही जो पुरुष पंत नाम करके व्यक्ति हैं, कि भाई साहब यही जाएंगे। इनको भेजा तो पता चला कि जो ये इन्होंने अपनी फौज भेजी और उस फौज को कत्यूरियों ने सप्लाई देनी बंद कर दी। हमेशा क्या होता था, राजा की टेरिटरी जहाँ जहाँ तक होती थी, उस टेरिटरी में राजा की सेना जिस जिस रीजन में से जाती थी, तो उस सेना को बेगारी देनी पड़ती थी, या फिर उस सेना के खर्चे के लिए राशन पानी देना होता था। अब कत्यूरियों वाले रीजन में से ये सेना जाएगी तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, इस सुकाल देव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इनकी सेना को खाना भोजन की सप्लाई करे। अब इनकी सेना पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद सप्लाई चेंज कर दी बंद। ये बात कहीं ना कहीं वो ही दोहराई जा रही थी जैसे इन लोगों ने सिरा पर अटैक किया था और वहां की सप्लाई चेन को ब्रेक कर दिया था। यहाँ पर भी सप्लाई चेन ब्रेक और इनको चारों तरफ से घेर लिया गया। और वहीं गढ़वाल के जो राजा थे उन्होंने एक फरमान जारी किया था। फरमान क्या, वहाँ पर एक बात बाहर फैला दी गई कि जो भी पिंडारी इस सेनापति का सर लेकर के आएगा मेरे सामने, उसको मैं उसकी मुंह मांगी जागीर दूंगा जहां भी वो बोलेगा। लोग इसके खून के प्यासे हो गए। तो कहा जाता है कि इस पुरुषपंथ का घेर करके यहाँ पर कुछ पिंडारियों ने इनका गला काट करके, और वो गला किसके, गढ़वाल के जो राजा हुआ करते थे उनके सामने रखा और उनको जागीर राजा ने दे दी थी। और इस बात का संदेश, ये बात पता चलती है उधर कुमाऊं के राजा रुद्रचंद्र की, तो वो बड़े गुस्सा आता है और वो अपनी फौज को लेकर के इसकी तरफ चल पड़ते हैं। और यहाँ ये जो कत्यूरी नरेश थे इसको पकड़ के बंदी बना लिया जाता है। और फिर वैसे कहानी इसके बीच में काफ़ी बड़ी है, उसका निष्कर्ष ये है कि बाद में इस कत्यूरी नरेश को मार दिया जाता है और इस पूरी टेरिटरी पर सीधा सा कंट्रोल अपना ही कर लिया जाता है। तो यहाँ से एक ये जो बघानगढ़ नाम करके जो जगह थी, इस पर अटैक की हमको ये एक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 पार्ट इसके बताए अभी। पहला हम लोगों ने जो रुद्रचंद्र थे उनके एक जो उनका व्यक्तित्व था उसके बारे में बात की। सेकंड हम लोगों ने रिलेशंस देखे मुगलों के साथ। एंड थर्ड हम लोगों ने इनके जो अदर यहाँ पर आक्रमण हुए हैं उनके बारे में बात की। अब हमारे पास 4th पार्ट है इसका। जो 4th पार्ट है
फोर्थ पार्ट हम नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो भाई, और फोर्थ पार्ट हम लोगों ने बताया था जो कंस्ट्रक्शन के कार्य हुए हैं, निर्माण के कार्य हुए हैं इनके टाइम ड्यूरेशन में, छोटा सा ही है और ये फैक्चुअल है, जो इनके टाइम ड्यूरेशन में निर्माण के कार्य हुए हैं। निर्माण में जैसे हम लोग एक नाम सुनते हैं रुद्रपुर। इस रुद्रपुर को इस्टेब्लिश किसने किया? रुद्रचंद्र ने, इन्हीं के ही नाम पर है। तो रुद्रपुर का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, बताओ इनमें से कौन से चंद्र राजा ने रुद्रपुर को स्थापित किया था? सेकंड चीज, हम बालो कल्याण चंद्र के टाइम ड्यूरेशन से ये बात सुनते आ रहे थे कि वहाँ पर एक जो राजधानी है वो राजधानी अल्मोड़ा में बना दी गई, और वहाँ पर एक महल भी बनाया जा रहा था जिसको मल्ला के नाम से जाना जा रहा था, मल्ला महल। तो अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है, इस मल्ला महल की नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी बालो कल्याण चंद्र ने। लेकिन इस मल्ला महल को पूर्ण किसने कराया, कंप्लीट किसने कराया? वो करवाया था किसने? रुद्रचंद्र ने। सिर्फ यहीं पर ही नहीं, यहाँ पर कुछ और कंस्ट्रक्शंस के कार्य देखने को मिलते हैं, और वो हमको देखने को मिलते हैं मंदिरों से रिलेटेड। मंदिरों से रिलेटेड भाई कहाँ कहाँ पर? तो अल्मोड़ा के अंदर भी कई सारे जो मंदिर थे वो हमको इनके टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिले। अल्मोड़ा में रामशिला मंदिर जो ग्रुप है, रामशिला मंदिर समूह या ग्रुप जो है वो इनके टाइम ड्यूरेशन का। और चंपावत में हमको देखने को मिलता है बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर की अपनी एक कहानी है, फिर कभी बात करेंगे। और जागेश्वर में, जागेश्वर जो मंदिर रहे हैं उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर इन्होंने करवाया था, पुनः उनका जीर्णोद्धार करवाया था। दोबारा से उनको रिकंस्ट्रक्ट करवाया। तो जैसे कुछ ये छोटे छोटे से इनके निर्माण कार्य भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थे एक राजा रुद्रचंद्र के बारे में जो बातें आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकती है। यहाँ से एक मेंस का एंगल भी निकलता है, और वो मेंस का एंगल निकलता है इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी सोसाइटी और इनके धार्मिक पक्ष से। तो वो सब का सब जो एंगल है हम एक ही टॉपिक में बात करेंगे, जो कंप्लीट एक जो चंद्र डायनेस्टी की एक चेन हम पूरी की पूरी लेकर के चलेंगे, हम उसी में ही उसको आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी रुद्रचंद्र से रिलेटेड ये कुछ बातें थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में राजा लक्ष्मी चंद्र से रिलेटेड। ठीक है, देखो ये जो राजाएं हैं, इन राजाओं को लाइट में बिल्कुल मत लेना। क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाए, किस टर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, एक ये ऐसा इरा है, एक ऐसा जोन है जहाँ से क्वेश्चन अगर मिडेवल हिस्ट्री से, चंद्र डायनेस्टी से क्वेश्चन बनाना हो तो ये वो एक सेलेक्टेड एरिया है जहाँ से एग्जामिनर की पसंद होती है कि यहाँ से मैं क्वेश्चन उठाऊं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से कुछ चीज़ बच के ना निकले हमारे लेक्चर में से। ठीक है, आप लोग भी अपने नोट्स निरंतर बना करके रखिएगा, उनका रिवीजन लगातार आप करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।